जोहार, नमस्कार। कानून की बात में आज हम बात करेंगे सड़क दुर्घटना पर। विकास में रफ्तार बढ़ती जा रही है और यह रफ्तार बढ़ कर के कहाँ तक जाएगी, अभी तक इसका कोई लिमिट किसी ने तय नहीं किया है। हर कोई जल्द से जल्द अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता है, काम हो या ना हो, और वो सिर्फ अपनी भी सुरक्षा देखता तो सड़क दुर्घटनाएं कम से कमतर होती। वह अपनी भी सुरक्षा नहीं देखता है। इसी वजह से सड़क दुर्घटनाओं में लगातार बाढ़ आती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई, ब्रेकर बनाने से लेकर के स्पीड लिमिट का बोर्ड लगाने, फाइन करने, लेकिन बात बन नहीं रही है। और शायद ही कोई दिन होगा जिस दिन मीडिया में दर्जनों सड़क दुर्घटना की खबर नहीं छपती हो, और ये बढ़ती जा रही है। सड़क दुर्घटना में वो लोग भी शामिल हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, जिनके पास न कार होती है, न मोटरसाइकिल होता है, न कोई वाहन होता है, लेकिन तेज गति से आते वाहनों से वो कुचल जाते हैं। संपत्ति का तेज रफ्तार से आ रही ट्रक, तेज रफ्तार से आ रही कार घर में घुस गई, दुकान में घुस गई, संपत्ति का नुकसान हो जाता है। कानून इस मामले में क्या कहता है, आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं आशुतोष आनंद, अपर महाधिवक्ता, झारखंड। नमस्कार आशुतोष जी, ये बताइए कि सड़क दुर्घटना में किस तरह की सड़कों या सभी तरह के सड़कों को दुर्घटना में शामिल करते हैं। अगर उस पर कोई दुर्घटना हुई, जान माल की क्षति हुई, तो या पार्टिकुलर सड़क ही होगी जिस पर कि सड़क दुर्घटना होगी, उसको दुर्घटना मानी जाएगी? जी नहीं, सड़क का डेफिनेशन लिमिट नहीं किया गया है। कानून जो इसमें है वो है मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, जिसमें कोई भी पब्लिक प्लेस में यदि दुर्घटना होती है तो सारी दुर्घटना कवर्ड है। सिर्फ कंडीशन एक है कि यूज ऑफ द व्हीकल होना चाहिए, मतलब गाड़ी से दुर्घटना होनी चाहिए। तो इसलिए सड़क हो, रास्ता हो, कहीं भी हो, अगर कोई गाड़ी इन्वॉल्व है तो फिर अगर किन्हीं को नुकसान होता है, क्षति होती है, चाहे जान की, चाहे माल की, चाहे इंजरी हो जाता है, तो वो व्यथित व्यक्ति अपना क्लेम ट्राइब्यूनल में केस करके मुआवजा के लिए हकदार है। अब जैसे कि आज ही की खबर है कि तेज रफ्तार से आती गाड़ी ट्रक में घुस गई, ट्रक वाला भाग गया। इसके पहले हमको लगता है कि सरकार बनी ही थी, उस समय वित्त मंत्री की गाड़ी जो है उस ट्रक में जाके टकरा गई, जिसका कि टेल लाइट नहीं जल रहा था, तो खड़ी थी। तो उसमें कौन जिम्मेवार होगा, या दोनों जिम्मेवार होंगे? अब कानून में कहीं जिम्मेदारी पहले से फिक्स होके नहीं आती है। जिम्मेदारी को प्रूव करना पड़ता है कि किसकी गलती से हुई है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस अपना करती है, और उस इन्वेस्टिगेशन का हल्का फुल्का इंपॉर्टेंस भी है आपका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में। जब कोई केस मुकदमा दाखिल होता है तो पुलिस, आप देखते होंगे क्रिमिनल केस में भी हो, तब भी उस चीज को प्रूव करना पड़ता है न्यायालय के सामने। उसी तरीके से एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में भी जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है उसको प्रूव करना पड़ता है न्यायालय के सामने, जो कि क्लेम्स ट्राइब्यूनल है। हर जगह इसका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। इस ट्राइब्यूनल में आप जो कंसर्न पार्टी है, विक्टिम है, वो गवाही लेके आते हैं, गवाह के तौर पे जो आई विटनेसेस हैं, जो देखें अपने आंखों से, उनका स्टेटमेंट होता है कि किसकी गलती, किसकी लापरवाही से ये दुर्घटना या घटना घटी। अमूमन तौर पे स्टैंडिंग व्हीकल्स, जैसे आप खड़ी गाड़ियाँ, उनका दुर्घटना में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है, जब तक आपने जैसे एक उदाहरण दिया कि उनका बैकलाइट नहीं जला था, पार्किंग साइंस नहीं दिया गया था। आप देखते होंगे आजकल के जितनी नई गाड़ियां हैं सब में ट्रायंगल शेप्ड पार्किंग साइंस दिया जाता है कि यदि आप गाड़ी को ब्रेक डाउन हो जाए जिसका आप पार्क कर रहे हैं, तो आपको वो ट्रायंगल साइंस को रोड पे लगा देना है, ताकि सामने से आ रही गाड़ी चेत जाए कि यहाँ पे एक पार्क्ड व्हीकल है। गलत ढंग से पार्क किया हुआ व्हीकल्स हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसे स्टैंडिंग व्हीकल्स पे भी हम लोग लायबिलिटी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स हो सकता है। बट वो डिपेंड करता है कि क्या गवाही या क्या गवाह कोर्ट के सामने आया। अब गवाही वाले मामले में ये है कि आमतौर पर लोग अदालतों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हैं। देखने के बाद कहते हैं कि नहीं, हम तो जा रहे थे, हमारा ध्यान नहीं था, हम तो गाड़ी चलाने में व्यस्त थे। वैसी स्थिति में दूसरे उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि घटना घटी तो हमने जिस गाड़ी से घटना घटी उस गाड़ी का नंबर नोट किया। बहुत सारे मामले में होता है कि एक्सीडेंट करने के बाद वो लोग भाग जाते हैं। इसलिए भी भाग जाते हैं कि भले ही गलती उनकी नहीं हो, जो बड़ी गाड़ी होती है उसकी पिटाई होने लगती है। जी बिल्कुल, ये बहुत बार देखा गया। तो उस स्थिति में जो विक्टिम है, विक्टिम को क्या करना चाहिए? एक तो वो घायल है, वो जा रहा है, कोई किसी ने आके ठोकर मार दिया आगे से या पीछे से या साइड से,
तो वो अपने को बचाने में, अपनी गाड़ी को बचाने में उसका ध्यान वहाँ कंसंट्रेट है, वो नंबर नहीं नोट कर पाया। तो वैसे स्थिति में उसका क्लेम कहाँ बनता है, कैसे बनता है? देखिए, क्लेम हमेशा पेएबल है जी। अगर गाड़ी का नंबर नहीं रहा तो वो एक क्लासिफाइड हो गया हिट एंड रन केस, जहाँ पे अननोन व्हीकल ने दुर्घटना किया, उसमें मुआवजा का प्रावधान है। उसके लिए हम लोग कंसर्न कोर्ट में आवेदन दे सकते हैं। अभी एसडीओ कोर्ट में, डीसी कोर्ट में भी वो हिट एंड रन केसेस जाते हैं आवेदन के लिए, और वहाँ पे एक अमाउंट फिक्स्ड है, वो अमाउंट उनको मिलेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी क्लेम बिना अमाउंट के पेएबल है। हिट एंड रन केसेस में भी अमाउंट फिक्स्ड है, वो मिलेगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा अच्छे ढंग से कर रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड्स निकाल रहे हैं, बहुत बार कॉल डिटेल्स निकाल रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी गाड़ी हो सकती है। आगे जाके सीसीटीवी फुटेज ये सब भी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टिगेशन में हम लोग देखते हैं एफआईआर में नाम नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में नाम आ गया, और फिर पुलिस ने चार्जशीट इस गाड़ी के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर सबमिट किया, तो फिर वो गाड़ी इन्वॉल्व हो गया, वहां से कंपनसेशन मिलेगा। तो फिर वो हिट एंड रन का केस नहीं मिलेगा, क्योंकि हिट एंड रन का केस समझिए कि सिर्फ एक हल्की फुल्की सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति दिया जा रहा है। बट जो मेन कंपनसेशन, जो मेन मुआवजा है, वो तभी मिलेगा जब गाड़ी या तो आइडेंटिफाइड है या उसका इंश्योरेंस कंपनी से आपको पेएबल होगा। दोनों गाड़ियां इंश्योर्ड आजकल मस्ट हो गया है, बिल्कुल लीगली, बिल्कुल। आप जो चला रहे हैं और जो दूसरा चला रहा है, बिल्कुल। तो उस स्थिति में अगर वो गाड़ी नहीं भी मिलती है जिसने कि हिट किया, तो हमारी गाड़ी जो है, हम जो चला रहे हैं, उस पर हमारा क्लेम बनता है कि नहीं, उससे हमको कुछ मिलेगा कि नहीं, हम क्षतिपूर्ति मिलेगी? बिल्कुल मिलनी चाहिए। मैंने दो मुआवजा देने वाला पार्टी हो गया, एक पार्टी हो गया जिसने कि हिट किया, आप किसी एक से भी मुआवजा लेने के हकदार हैं। सिर्फ अंतर यह है कि अगर आप खुद गाड़ी चला रहे हैं, कोई व्यक्ति यदि खुद गाड़ी चला रहा है और दूसरी गाड़ी से उसका डैश हो जाता है, तब उस केस में उसका इंश्योरेंस कंपनी को, अपनी खुद की गाड़ी के इंश्योरेंस कंपनी को एक छोटा सा 50 रुपया का प्रीमियम देके पीए टू ओनर ड्राइवर कवरेज उसको लेना चाहिए। अच्छा। अगर वो नहीं लेता है, मैंने इंश्योरेंस के साथ ये ऐड करना है। बिल्कुल, आमतौर पर एडेड नहीं होता, वो लोग बताते भी नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि ये, और बेसिकली हम लोग मंशा देखे पब्लिक का कि आप 50 रुपया कम हो जा रहा है तो हम उनसे ले। ये 50 रुपया कम क्यों हो रहा है, कोई ये जानना नहीं चाहता है। ये सिर्फ एक 50 रुपया का खेल कान, आपको 10 से 15 लाख का मुआवजा नहीं मिल पाता है। ये बहुत बार देखते हैं। अदरवाइज इसकी क्या प्रक्रिया, क्या करना होगा इसमें? जो इंश्योरेंस लेते समय हम अपने एजेंट को बोले कि पीए टू ओनर ड्राइवर में जो 50 रुपया एडिशनल देना पड़ता है, वो भी उसको काइंडली ऐड कर दीजिए। बस हो जाता है। बहुत बार कोई गाड़ी हो, कोई भी गाड़ी, हर 50 रुपये ही देना पड़ता है मात्र। अमूमन 50 रुपीज है। कुछ इंश्योरेंस कंपनी बड़ी गाड़ियों के लिए हो सकता है 100 रुपया की हो, बट ये 100 रुपया के अंदर ही हमेशा रहती है, उससे ज्यादा नहीं जाती है। अब दूसरी गाड़ी जिसने कि हिट किया, तो वो मुआवजे की क्या है प्रक्रिया, कैसे, माने कैसे हम दावा करें मुआवजे का, ये असल चीज है। अगर इसलिए कि जिस समय दुर्घटना होती है उस समय जो परिस्थिति होती है, वो सबसे पहला होता है कि मेडिकल एड चाहिए। बिल्कुल, फर्स्ट, बिल्कुल। मेडिकल एड में बहुत समय लग जाता है। बिल्कुल। तो हम क्लेम करने आए या थाना पहुंचे या इलाज कराए, बहुत गंभीर स्थिति में है, बिल्कुल, मौत भी हो जाती है, दूसरा पार्टी घर का, इस तरह की परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? कानूनी तौर पे अभी आज की डेट में कोई लिमिटेशन नहीं है मुआवजा क्लेम करने के लिए। दुर्घटना आज की हो, टाइम बाउंड कोई टाइम बाउंड नहीं है। बहुत पहले टाइम बाउंड थी, अभी नया अमेंडमेंट से टाइम बाउंड इन्फोर्स करने की कोशिश किया गया, अभी वो लागू नहीं हुई है। फिर भी मिनिमम टाइम बाउंड जो होता है, कम से कम आपको 6 महीना का मिलेगा ही। नया अमेंडमेंट आ जाएगा उसके बाद भी 6 महीना के बाद, या अभी जैसे कोई टाइम बाउंड नहीं है, तो कभी भी आप मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में एक आवेदन दे सकते हैं। झारखंड नियमावली, झारखंड सरकार ने नई नियमावली बना दी है जो 2019 में लागू हो चुकी है, जिसके तहत सिर्फ कोर्ट फीस 10 रुपया था। पहले ये 15,000 रुपया था, अब ये सिर्फ 10 रुपया का कोर्ट फीस दे के आप आवेदन दे सकते हैं। ठीक है। आवेदन में आपको कुछ बेसिक कागजातें देनी है, एफआईआर की कॉपी, अगर चार्जशीट हो गया चार्जशीट की कॉपी, गाड़ी का जो डॉक्यूमेंट्स हो जिसमें गाड़ी का ओनर का नाम प्रूव हो जाए, इंश्योरेंस कंपनी कौन हो, प्लस जो आवेदक हैं उनका डिटेल्स, उनका रिलेशनशिप, अगर वो विक्टिम से रिलेटेड हैं, डिसीज मृतक से रिलेटेड है, तो उनका रिलेशनशिप का कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जाए। जैसे आपका आधार कार्ड में उनका डिटेल्स आ जाए कि सो एंड सो फलाना की बीवी हैं या माँ हैं या कुछ हैं, या राशन कार्ड हो गया, बहुत सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहाँ पे ये प्रूव हो जाए। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ वो आवेदन दे सकते हैं। आवेदन देने के लिए जो एक कंपनसेशन कितना मिलना है, ये कानून में व्याख्या की गई है, और इसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी पब्लिक डोमेन को देखते हुए और इम्पोर्टेंस देते हुए कि जिस समय ये कानून बना 1988 का कानून है, हम लोग अब 2020 में आ गए,
तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि उस समय का कानून में बहुत सारी और रिक्वायरमेंट जुड़ गई है। पहले फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स नहीं दिया जाता था, 2017 के बाद फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स मिलना तय है। अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो ऑब्वियसली जिस समय घटना घटी उस समय उसका सपोज इनकम था 20,000 रुपया। अगर 20,000 से हम कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे तो कुछ अमाउंट आएगा, लेकिन अगर उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी, क्योंकि उनका प्रमोशन होता, प्रमोशन करके वो और आगे बढ़ते, जो नहीं भी कामगार हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनका भी, जिनका अपना बिजनेस है, उनका भी तो अपना बिजनेस बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब को देखते हुए एक टर्म यूज किया गया फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। तो ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को ऐड करके जो रेशियो दिया हुआ है, सर्विस क्लास के लिए 15% मैक्सिमम तक, मिनिमम 15% बढ़ेगा, और इनके लिए जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए 10% बढ़ेगा 60 साल के उम्र तक। 60 साल के उम्र के बाद का कोई फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कानूनी तौर पे ऐड नहीं होना चाहिए। तो ये देखते हुए बहुत सारी सिंपल सी कैलकुलेशंस है। इनकम लेना है, उसका सालाना इनकम निकालना है, कितने डिपेंडेंट्स हैं, डिपेंडेंट्स के आधार पे अगर 3 डिपेंडेंट्स हैं तो 1/3 घटा देना है, उनको 2/3 रकम जो मिलेगा। उसके बाद एक मल्टीप्लायर फिक्स्ड है, हर एज पे एक मल्टीप्लायर कानून में निहित किया गया है मोटर व्हीकल एक्ट में, वो मल्टीप्लायर से गुना कर देना है। जो अमाउंट मिला उसमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट ऐड कर देना है, और प्लस 70,000 रुपया फ्यूनरल एक्सपेंसेस के तौर पे, लव केयर एफेक्शन के तौर पे, और लॉस ऑफ लव केयर एफेक्शन, पेक्यूनियरी डैमेज के आधार पे 70,000 रुपया और एडिशनल मिलना है। तो ये पूरा एडिशनल अमाउंट कैलकुलेट करके एक आवेदन दाखिल कर दिया जाए। आवेदन दाखिल करने के बाद एडमिट करते हैं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल। एडमिट होने के बाद नोटिस जाता है सबको, और उसके बाद फिर प्रक्रिया के तहत मुआवजा का मिलना है। इसके अलावा भी कानून में एक और प्रावधान है। जिस समय दुर्घटना घटी उस समय जो हमारे सबसे पहले जिनको पता चलता है वो है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को। पुलिस डिपार्टमेंट के पास जैसे ही सारा डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, वो उसका एक कॉपी बना के उनको मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्राइब्यूनल में स्वतः भेज देना है। अच्छा। भेजने के बाद वो अपने आप, जैसे कि आपके यहाँ एक व्यवस्था है ना कि कोई पकड़ करके आया तो उसको इतने दिन देर के अंदर, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने वो तो करना है, उसके बाद जो तय करें। बिल्कुल। इसमें कोई टाइम लिमिट है क्या, कि जैसे उनको घटना की जानकारी मिली तो कितने दिन में वो देंगे? बेसिकली इसलिए इसमें टाइम 24 घंटे के अंदर उनको देना चाहिए, बट इसमें टाइम लिमिट नहीं हो सकता है। उसका रीज़न ये है कि गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरेंस पॉलिसी, ये सब डिटेल्स नहीं पता चल पाता है बहुत बार। तो ये इन्वेस्टिगेशन में समय लेता है। इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स दे के उसके बाद फिर सप्लीमेंट करना, ये बहुत ही टेक्निकल चीज़ हो जाता है। तो बेटर रहता है कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ चला जाए ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल में DLSAs है वहाँ पे फंक्शनल, वो एडवोकेट्स अपॉइंट दे देते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवोकेट मिलते हैं। अच्छा। और उनके थ्रू ये पूरा केस कंडक्ट हो जाएगा, जिसमें 1 रुपया का खर्चा नहीं है किसी को। सारा खर्चा DLSA बियर करेगा। ये डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज है, हर डिस्ट्रिक्ट में ये है। हम लोग इसको यूज कर ले, बहुत अच्छी रहेगी, सबों के राहत के लिए ये चीज़ है। अब है कि गाड़ी में जैसे 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में किसी में 4, किसी में 7, किसी में 8, किसी में 8, किसी में 10 बैठे हुए हैं। ओवरलोड। तो 10 जो बैठे हुए हैं वो लोग क्लेमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? हम अपनी जो गाड़ी लेके जा रहे हैं, हमारी गाड़ी में हमारे अलावा भी तो लोग बैठे हुए हैं ना। बिल्कुल। जैसे कि आज ही की दुर्घटना है कि आज की दुर्घटना में पूरा परिवार साफ हो गया, तो उसमें वो जो बच्चा है वो इंश्योर्ड नहीं है, लेकिन वो जिस गाड़ी में बैठा, तो जिस गाड़ी का आप बोल रहे हैं कि अगर 50 रुपया दे करके अगर आप करा लेते हैं तो उसमें ड्राइवर सहित वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, दूसरी कंपनी भी रिस्पॉन्सिबल है जिसने हिट किया, दोनों मिला करके है। और इसमें सिंगल है, तो इसमें ये क्या है, कैसे इसका? ये जो हमने PA टू ओनर ड्राइवर बोला, वो उस कंडीशन के लिए जहाँ पे ड्राइवर खुद ओनर है और खुद गाड़ी चला रहा है और उसकी खुद की मृत्यु या एक्सीडेंट हो जाती है। जो अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल, जिनको टर्म हम लोग बोलते हैं, जो सहयात्री हैं, सहयात्री, ऑक्यूपेंट्स ऑफ द व्हीकल के लिए उनका कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम देना नहीं है, वो कवर्ड हैं। अच्छा। अब आपने एक केस में वो कवर उस पार्टी से है जिसने हिट दोनों किया? से दोनों से। ठीक है। आपने एक और अच्छा बात बोला कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 5 है, 7 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उस केस में क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी ने जब इंश्योरेंस दिया तो वो गाड़ी को देखा कि 5 लोग का, उस हिसाब से प्रीमियम तय किया, उस हिसाब से उसने सारा अमाउंट लिया। उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही अच्छा व्याख्या हुआ है कि ओवरलोडिंग एक कंडीशन नहीं है जिससे इंश्योरेंस कंपनी अपनी क्लेम को रिजेक्ट कर सके। अच्छा। उनको देना है। अब कितने लोग को देना है? तो जो टॉप
5 क्लेम्स होगा, सपोज 5 सीटिंग कैपेसिटी है, तो टॉप 5 क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनी देगी और फिर उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बाकी पैसा ओनर से लिया जाएगा। ओनर मतलब कि जो गाड़ी का मालिक। गाड़ी का मालिक कौन वाला मालिक? गाड़ी के 2 मालिक हुए। नहीं, आपके एक गाड़ी जिसकी दुर्घटना हुई, आपके केस में दोनों गाड़ी मालिक देगा। हाँ, और प्लस उनका इंश्योरेंस कंपनी देगा। तो अगर सामने वाला जो सामने से आके मार रहा है, जिसमें ये लोग यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सपोज 2 गाड़ी का नाम लेते हैं। एक है गाड़ी नंबर ए जिसमें यात्रा कर रहे हैं, और एक है गाड़ी नंबर बी जो आके मार रहा है। तो अगर यात्रा करने वाला गाड़ी नंबर ए में जो यात्रीगण अगर उनको कुछ डेथ हो जाता है, तो उनके क्लेमेंट्स, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो गाड़ी ए और बी दोनों से स्वतंत्र तौर पे या जॉइंट तौर पे क्लेम मांग सकते हैं। अच्छा। वो चाहेंगे तो सिर्फ गाड़ी नंबर बी से ही मांग सकते हैं, वो चाहेंगे तो सिर्फ गाड़ी नंबर ए से मांग सकते हैं या दोनों से मांग सकते हैं। ये कानून में परिभाषित है, क्योंकि उन्होंने एक्सीडेंट में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया। अगर कोई कंट्रीब्यूट करता है तब फिर उनको दोनों गाड़ी को पार्टी बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है, ये केस है कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस का। तो यहाँ पे दोनों को पार्टी बनाना कोई जरूरी नहीं है। वो सिर्फ किसी एक गाड़ी ए को उसके मालिक और उसके इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बना सकते हैं, या गाड़ी बी उसके मालिक और इंश्योरेंस कंपनी को। सपोज गाड़ी बी के मालिक और इंश्योरेंस कंपनी का पता नहीं है, तो वो गाड़ी ए के मालिक और उसके इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाएंगे, क्योंकि वो तो पता रहेगा जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे हैं। अगर उसमें 5 से ज़्यादा 5 सीटिंग कैपेसिटी 8 लोग हैं, तो अगर 8 का किसी कारणवश दुर्घटना में डेथ हो जाता है, तो उसमें टॉप 5 का जो भी अवार्ड होगा, टॉप 5 का पैसा इंश्योरेंस कंपनी देगी और बाकी 3 का पैसा उस गाड़ी ए के मालिक से वसूला जाएगा। ये प्रावधान है। अब इसमें जो है कि मस्ट क्या क्या पेपर है गाड़ी ड्राइव करने के लिए, गाड़ी लेकर निकलने के लिए, ताकि ये क्लेम के लिए वो दावा हो सके और क्लेम के लिए दावा कर सके, दोनों मामले में। एक मामला तो आपने नई बात एकदम बताई, वो 50 रुपये दे करके आप ऑनर वाला। तो और क्या क्या पेपर होना चाहिए गाड़ी ड्राइव करने, जब गाड़ी घर से लेकर निकलते हैं तो क्या क्या पेपर होना चाहिए जो मस्ट है? देखिए, मोटर व्हीकल एक्ट बहुत ही अच्छा कानून है। हम बोलते हैं उसमें सारे पेपर्स का हम लोग फॉलो करें। ज़्यादा कोई पेपर्स का कीमती भी पेपर्स नहीं है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, फिटनेस, परमिट अगर कमर्शियल गाड़ी है तो, इंश्योरेंस एकदम मस्ट है। उसके अलावा छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्स हो गया, पीयूसी, हार्डली 50 से 100 रुपये में पीयूसी हो जाता है। सिर्फ समय की 15 मिनट का समय लगेगा, जब हम पेट्रोल पंप जाते हैं साथ साथ में हम पीयूसी करवा लें। तो ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स और प्लस ड्राइविंग लाइसेंस जो ड्राइव कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। इंश्योरेंस कंपनी से पेमेंट मिलेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट में कुछ भी एक डॉक्यूमेंट में गलतियां हो जाती हैं तो दिक्कत होती है। तब बहुत बार इंश्योरेंस कंपनी को बोला जाता है कि आप पे कर दीजिए, लेकिन गाड़ी मालिक से पैसा वसूल लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं राइट ऑफ रिकवरी। यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग के कानून बहुत ही डेवलपिंग कानून है हम लोग का। बहुत बार ऐसा केसेस होता है, जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है। कानून ने इस चीज़ को भापा, माना कि बहुत सारे ऐसे भी गाड़ियाँ चल रही हैं जो बिना इंश्योरेंस के चल रही है, जबकि कानूनी तौर पे वो पनिशेबल भी है। उस केस में यदि कोई ऐसी गाड़ी पकड़ी जाती है जिसका इंश्योरेंस नहीं है, तो तब तक वो गाड़ी रिलीज नहीं किया जाएगा जब तक ओनर ये अंडरटेकिंग नहीं दे दे कि जो क्लेम होगा उसका वो पैसा देने में सक्षम है। तब तक उसकी गाड़ी रिलीज नहीं होगी बिना पॉलिसी के। नहीं, अभी देखिए, अभी झारखंड में जो है, जो सबसे ज़्यादा शहरों में, गांव में भी अब चलने लगे हैं, ऑटोज चलते हैं। बिल्कुल। ऑटोज में 70%, पुलिस का कहना है कि 70% से ज़्यादा कागज नहीं है, इंश्योरेंस नहीं होता है। बिल्कुल। और वो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। हमेशा तो कहाँ किसके पास दावा करें? अगर वो रह भी जाता है तो जितना कंपनसेशन देना पड़ेगा, जितना फाइन देना पड़ेगा, उससे बेहतर है कि सड़ जाए थाने में गाड़ी। इसीलिए थाने में देखिए बहुत सारी गाड़ियां सड़ रही हैं, 20 साल से 25 साल से सड़ गई, कोई मालिक कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? अगर किसी इस तरह की गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, वो भाग गया लेकर, वो है कि हिट एंड रन वाले मामले में, वो टेम्पो भी आता है, दूसरे लोग भी आते हैं, और जो है अगर वो पकड़ा गया, जो ऑटो रिक्शा वाला वो अगर पकड़ा गया या जो इस तरह का लोग पकड़ा गया, तो वो कितना रिस्पॉन्सिबल है? उसके साथ क्या? देखिए, वो पूरा रिस्पॉन्सिबल रहेगा। अगर कोई गाड़ी अनइंश्योर्ड है, क्लेम मिलना तय है, जिसके नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है उसके ऊपर अवार्ड होगा, उसको एक अमाउंट जो क्लेम ट्राइब्यूनल डिटरमाइन करेगी वो अमाउंट उसको देना है। कहाँ से देगा? ऑटो वाला जो ऑटो चलाता है वो देगा जहाँ से दे, या तो ऑटो बेच के दे या उसका घर कुर्की करके। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसका पेपर्स कंप्लीट रखें
और ज़्यादा प्रीमियम, हम आखिर प्रीमियम का कितना लालच होता है। हम अगर अपना प्राइवेट गाड़ी का, आप 50 रुपये वाला बता रहे जो बताता नहीं है कितना महत्वपूर्ण चीज़ है ये एक ऑटो वाला अगर गाड़ी निकाल रहा है तो वो या तो अपने नाम पे गाड़ी ले रहा है या फिर वो किसी और को ऑटो किराए पे चला रहा है। तो जिसका वो चला रहा है तो वो मालिक समझे। अगर वो अपना खुद का कर रहा है तो ये हमेशा एक निवेदन है सबसे कि आप इंश्योरेंस कराएं। इंश्योरेंस कराइएगा, आपकी भलाई के लिए भी है और प्लस सभी लोगों के भलाई के लिए है। इंश्योरेंस इसीलिए बनाया गया है। अगर नहीं करते, कुछ दुर्घटना हो जाएगी तो ऑटो के अलावा भी आपका घर द्वार तक नीलाम हो सकता है। कानून में इतना स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है कि सर्टिफिकेट केस इश्यू हो जाएगा। एक हम लोग बोलते हैं पब्लिक डिमांड रिकवरी। उस कानून में ये केस को अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो जो कंसर्न्ड ऑटो ओनर है उसको, अगर वो पैसा नहीं दे रहा है, उसको पकड़ के लाया जाएगा, उसको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है अगर वो पैसा नहीं दे रहा है। अब एक जो मामला आता है वो मामला ये आता है कि आपने कहा कि नंबर मस्ट है, नंबर जानना ताकि उस पर क्लेम कर सकें। पता नहीं आपकी निगाह गई है कि नहीं गई है, आजकल गाड़ियों में, वीआईपी गाड़ियों में भी, वीआईपी गाड़ी मैं कह रहा हूँ, वीआईपी गाड़ियों में भी और छोटी गाड़ियों में भी नंबर प्लेट के आगे इस ढंग से वो लगा दिया जाता है वो लोहे का रड कि वो दिखता नहीं है जी। और कहीं पुलिस इस तरह के लोगों को पकड़ती नहीं है। हमको लगता है इस तरह की गाड़ियों की संख्या भरमार है। हम लोगों ने कई बार छापा भी जब अखबार में हुआ करते थे तो विधायकों के, मंत्रियों की गाड़ियों के बारे में। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर वो लोग ऐसा करेंगे और पुलिस इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ेगी तो हिट एंड रन का मामला आएगा तो हम कैसे उस पर क्लेम करेंगे, कैसे बताएंगे? अब तो खैर काफ़ी सब चीज़ सचेत हो गए हैं तो ये तो अमूमन पता चल ही जा रहा है कि अगर गाड़ी एक्सीडेंट करके भाग नहीं पाई तो वहीं पे नंबर उसको लोकेट कर दिया जाता है, अदरवाइज लोकेट हो जा रहा है। लेकिन अगर कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं सिस्टम में, जैसे आपने कहा कि गाड़ी को मॉडिफाई कर दिया गया तो मॉडिफिकेशन भी इलीगल है। अच्छा, कोई अगर गैर कानूनी काम करता है तो उस पर आप कंट्रोल कर सकते हो, उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हैं, दुर्घटना होने के बाद उसको जवाबदेही कर सकते हैं, उसके लिए सिस्टम बना हुआ है। सिर्फ प्रॉब्लम ये होती है कि सिस्टम में थोड़ी सी देर सबेर हो जाती है, लेकिन रिलीफ है सिस्टम में। नहीं, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी ये बनती है, नहीं इस तरह की गाड़ियों को पकड़ो, उनको फाइन ये सबकी, ये हम लोग की, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम अपने गाड़ी को गलत ढंग से मॉडिफाई नहीं कराएं। आखिर सरकार हम ही लोग के तरफ से काम करती है। हम अगर खुद से सचेत हो जाएं तो इससे बेटर क्या होगा। सरकार की जिम्मेदारी है कि जितने भी ये सब गलत मॉडिफिकेशन है उसको रोके। हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी ये सब मॉडिफिकेशन न करें। मेरी गाड़ी है, जो आखिर मैन्युफैक्चर ने जो गाड़ी बनाया है वो सरकारी पूरे मापदंड को फॉलो करके बनाया है। उन्हीं के पास से यदि हम कोई मॉडिफिकेशन करवाएं तो उन्हीं के पास से करवाएं, तो वो मापदंड को फॉलो करके वो मॉडिफिकेशन करेंगे। गैर कानूनी काम फिर नहीं होगा। जहां गैर कानूनी काम नहीं होगा, दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा। तो थोड़ा संपत्ति के नुकसान के मामले में वो कर लें कि अगर दुकान में गाड़ी घुस गई, ये क्या नाम है, घर में गाड़ी घुस गई, बहुत नुकसान हो गया, तो उसका क्लेम कैसे बनता है? सेम प्रोसीजर है। क्लेम्स ट्राइब्यूनल में दोनों पावर है। इंसान की मृत्यु या उनको जो प्रॉब्लम हुआ, इंजरी हुआ उसको लेके, या प्रॉपर्टी को जो नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टी को जो डैमेज हुआ है उसके लिए भी सेम है। आपको वहां भी प्रूव करना पड़ेगा कि कितना का नुकसान हुआ, किसने नुकसान किया, उसका भरपाई का सिस्टम सेम है जो नॉर्मल डेथ केस या इंजरी केस में है। तो उसमें कोई अंतर नहीं है। तो अंतिम में हम लोग जब कंक्लूड करेंगे तो एक व्हीकल ऑनर को क्या क्या लेकर, डू एंड डोंट्स अगर हम कहें तो डू एंड डोंट्स क्या हो सकता है? सबसे पहले डूज का हम लोग बात कर लें। कानून हम लोग सबकी रक्षा के लिए बना है। कानून में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं बहुत ज़्यादा जटिल कानून नहीं है। कानून सिर्फ लिखा गया इसलिए है ताकि हम और आप उसको अच्छे ढंग से समझ सकें। गाड़ी का पेपर्स अप टू डेट रखें, जितना पेपर्स हमने बोला वो सारा अप टू डेट रखें, उसको वैलिड रखें। मेन प्रॉब्लम आती है ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत बार जैसे ड्राइवर आता है, मेरे पास ही जो ड्राइवर आए कि सर हम ड्राइविंग करना चाहते हैं, सिंपल है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस हम अपने आँख से देख लेते हैं, एक उसको बोलते हैं गाड़ी चला के दिखला दो, उसको रख लिए। कोशिश एक और किया जाए कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस को कंसर्न डीटीओ से भी हम एक बार वेरीफाई करवा लें। जाली लाइसेंस हम लोग आम बात है, हम लोग को देखते रहते हैं, तो वो एक बार वेरीफाई कर लें और प्लस ड्राइवर से भी समझ लें कि उसने लाइसेंस कैसे बनवाया। अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो फिर वेरीफाई भी कर लें। बहुत होता है कि ड्राइवर ने किसी एजेंट को दे दिया, एजेंट ने उसको एक कागज़ का टुकड़ा पकड़ा दिया कि यही तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है। ड्राइवर को भी नहीं पता ये सही है या जाली है, वो बिलीव कर लिया एजेंट पे। तो इस चीज़ को हम लोग अपनी खुद की स्वेच्छा से, अपने
दिमाग से इसको जांच पड़ताल कर ले कि ड्राइवर कितना सही बोल रहा है, कितना नहीं बोल रहा है। सारे डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखे। जो ड्राइवर रहे उसको हिदायत दे कि आपको कानून का फॉलो करना ही है। कानून को वो फॉलो जब करेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। ड्राइवर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ड्राइवर कम से कम शराब पी के गाड़ी न चलाए, वो ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चलाए जिससे उसको फैटीग या क्या बोलते हैं उसको, नींद आने लगे या थकावट महसूस हो। गाड़ी चलाते समय वो अच्छे तंदुरुस्त रहे, गाड़ी में का रेगुलर रिपेयर वर्क वो करते रहे, इंश्योरेंस पेपर्स, डीएल, परमिट, फिटनेस, जितने भी व्हीकल डॉक्यूमेंट है सबको अपडेट रखें। डोंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है गाड़ी में को कभी भी गलत चीज़ के लिए नहीं देना है। अगर आपने प्राइवेट गाड़ी लिया है तो उसको आप भाड़े पे न चलवाएं, कभी नहीं करें, तो इंश्योरेंस कंपनी सीधे डिसोन कर देगा कि नहीं मुझे नहीं देना, आप गाड़ी भाड़े पे चला रहे हैं। अगर आपने गाड़ी को एक पर्टिकुलर क्लास के लिए यूज़ करने के लिए लिया है और फिर यदि आप उसको माल वाहन के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, वो भी गलत है। आप उसके सिस्टम को चेंज नहीं करें। हर चीज़ को प्रॉपर ढंग से काम करें, दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी। आपके लिए, हमारे लिए, सबों के लिए ये अच्छी बात है। अभी हमने क्या करें क्या ना करें भी बता दिया, और अगर सड़क दुर्घटना होती है तो बहुत आसानी से बगैर खर्च के, मामूली खर्च 10 रुपये का खर्च है, मात्र 10 रुपये खर्च से आप अपने क्लेम का दावा कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपना पेपर अपडेट रखना है और उसके साथ साथ कोशिश यह करनी है कि जिसने हिट किया है उसका नंबर अगर हमारे पास, आपके पास हो तो आसान हो जाएगा। उसकी ही जवाबदेही है, आपका मेडिकल जो भी हो रहा है एक्सपेंडिचर, वो सारा कुछ मेंटेन करने से लेकर के आपको जो मुआवजा बनता है मुआवजा दिलाने का। डीएलए से इसमें मदद करेगा। आज बस इतना ही कानून की बात में। अगली बार मिले किसी और मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।